जहां ज्ञान वापी पर सर्वे की रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी। देखिए, सर्वे रिपोर्ट पर आज की तारीख तय थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट पेश करने में देरी होने की खबर आ रही है, क्योंकि अभी तक 50% ही रिपोर्ट तैयार हो सकी है। ये कहना है कोर्ट कमिश्नर का, और कोर्ट में अर्जी देकर 2 से 3 दिन का समय की मांग रख सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। तो देखिए, 17 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन थी, कोर्ट की ओर से ही आदेश था। कोर्ट ने ही 3 कमिश्नरों की टीम बना करके सर्वे के काम को संपन्न करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी थी। लेकिन अभी खबर यह है कि जो रिपोर्ट उन्हें तैयार करनी थी वो सिर्फ 50% ही तैयार हो पाई है। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आज तो रिपोर्ट सबमिट करने का दिन जी, तो क्या है अपडेट, क्या है, क्या करेंगे? पूरा पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि दाखिल कर दिया जाए। आप रिपोर्ट पूरी तरह से दाखिल करने जा रहे हैं? नहीं, दाखिल करने नहीं जा रहे। अभी हम लोग तीनों कमिश्नर एक साथ बैठेंगे, इसके बाद बातचीत होगी। हाँ। देखते हैं कितना बन पाया, कितना नहीं बन पाया। आपने कहा आपकी रिपोर्ट तैयार है जी, आपकी ओर से पूरी जी। और दो लोगों से आपकी बातचीत तो हुई होगी इस पूरे समय में? कोई है, लेकिन अभी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। आप उनके पास जा रहे हैं? कितने बजे तक ये रिपोर्ट सबमिट हो पाएगी अंदाजा? आप अंदाजा अभी नहीं बता पाएंगे। लगभग 2 से 2.5 के बीच में। 2 से 2.5 के बीच में आप लोग सबमिट करेंगे, सब लोग अगर करेंगे जी। तो संभावना हम क्या बताएं जनता को कि आज हो सकती है या सहमति? चूंकि अजय कुमार मिश्रा का तो पूरा जो रिपोर्ट का मसौदा है वो तैयार है। अब इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इसको इतनी आसानी से दाखिल नहीं किया जा सकता है। गंभीरता को समझते हुए पूरा विचार के बाद इसको दाखिल हो जाएगा। तो आज क्या करेंगे? कुछ टाइम लेंगे, प्राथमिक रिपोर्ट वहाँ पर दाखिल करेंगे, क्या करेंगे? तीनों कमिश्नर मिलकर बैठ लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। आपकी ओर से तैयारी पूरी जी, आपने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जी। तो अजय मिश्रा जी कोर्ट कमिश्नर, और अभी ये जो अन्य एक कोर्ट कमिश्नर और एक सहायक उनके साथ बैठेंगे, और बैठने के बाद ये विचार करेंगे कि आज जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से प्रस्तुत की जाए या फिर समय है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अजय मिश्रा की तैयारी पूरी है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी वाराणसी। तो 3 दिन तक सर्वे चला जिस ज्ञान वापी परिसर में, वहां की आंखों देखी हम जानेंगे। कैसे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, और उन्हीं से जानेंगे कि अब जब सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, तमाम प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की खबर आ रही है, ऐसे में मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी अपनी आंखों देखी बताएंगे जो कुछ उन्होंने उस परिसर में देखा है। जी मोइन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के सेशन कोर्ट के बाहर। यहाँ पर गहमा गहमी काफ़ी खासी है और फैसला आज कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े किए गए। आप देख सकते हैं कि बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के कर्मियों की तैनाती की गई है। और आपको बता दें कि जो आज रिपोर्ट सबमिट होने की उम्मीद जो है वो बेहद कम है। जो एक कोर्ट कमिश्नर, मुख्य कोर्ट कमिश्नर है अजय मिश्रा का कहना है कि उन्होंने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है, लेकिन दोनों जो बाकी कोर्ट कमिश्नर हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे, बैठक करके उनकी राय जानेंगे और कोशिश ये करेंगे कि सहमति के आधार पर ही फैसला हो। जो बाकी कोर्ट कमिश्नर हैं, विशाल सिंह से बात की गई है, एक जो तीसरे कोर्ट कमिश्नर है उनसे बात की गई। उन्होंने कहा है कि चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 10 घंटे से ज़्यादा की वीडियोग्राफी है, 1000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स हैं, और ऐसे में सब सबमिट कर पाना वो कतई जो है इतना आसान नहीं है। इसलिए अदालत से ये प्रार्थना की जाएगी कि उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए, ताकि 3 से 5 दिन का वक्त मांगा जा सकता है। अब ये अदालत पर निर्भर करेगा कि वो कोर्ट कमिश्नर को कितनी मोहलत देते हैं। एक और चीज़ देखने वाली बात होगी कि क्या डिटेल्स रिपोर्ट से पहले आज कोई इंटरिम रिपोर्ट या इनिशियल रिपोर्ट सौंपी जाती है या नहीं सौंपी जाती है, या सीधे डिटेल्स रिपोर्ट सौंपे जाने की गुजारिश की जाएगी कोर्ट से। बहरहाल कोर्ट कैंपस के बाहर खासी गहमा गहमी देखी जा सकती है। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात है, बड़ी संख्या में मीडिया का भी जमावड़ा है, और तमाम अलग अलग लोग जो शहर में जो इस पूरे विवाद से जुड़े मामले में जानकारी लेना चाहते
जाते हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो खासी सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और उम्मीद है कि दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच ये साफ होगा कि आज रिपोर्ट दाखिल की जाएगी या नहीं दाखिल की जाएगी। बिल्कुल मोइन, देखिए एक जो हलचल है वो कोर्ट के बाहर है, उसकी तस्वीरें और डिटेल्स आपने दे दी हैं। दूसरी चीज जो लोगों की जिज्ञासा ये है कि अब सीलिंग के निर्देश के बाद किस तरीके का माहौल है परिसर के भीतर ज्ञानवापी के, उसकी जानकारी दे सकते हैं आप? वहां किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट हुई हैं? देखिए, मैं आपसे कुछ देर पहले ज्ञानवापी परिसर में गया था, मुझे वहां जाने का मौका मिला और मैंने वहां जो कुछ देखा वो एबीपी गंगा के दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा का घेरा 3 लेयर का होता है और पूरा का पूरा जो कैंपस है बाहर सड़क से लेकर के मस्जिद के अंदर तक पूरी निगरानी जो है वो सीआरपीएफ के जिम्मे होती है। लेकिन कल चूंकि वाराणसी के जिला अदालत से जो आदेश आया सिविल जज का, उसके बाद वहां पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। जो वजू खाने का इलाका है उस पूरे वजू खाने के इलाके को सील कर दिया गया है। मैंने देखा कि उत्तरी साइड में यानी बाई साइड में वजू खाने के वहां पर ताला लगा हुआ और सफेद कपड़ा बंधा हुआ नजर आया, यानी जिस कपड़े से जो है बांध करके सीलिंग की जाती है वो साफ मुझे नजर आया। और 3 तरफ से पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। जो मस्जिद की बाहरी गेट है वहां पर 2 से 3 पुलिसकर्मी थे। जो मस्जिद का ऊपरी हिस्सा यानी सीढ़ी चढ़ने के बाद जहां से मस्जिद के मुख्य कैंपस में प्रवेश करते हैं वहां पुलिसकर्मी तैनात थे। और सबसे ज्यादा चौक चौबंद सुरक्षा इंतजाम वजू खाने के पास थे। वो वजू खाना जिसको सील किया गया है, वो वजू खाना जहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वहां 4 पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ खड़े ड्यूटी दे रहे थे, जबकि 3 से 4 की संख्या में पुलिसकर्मी वो लगातार गश्त कर रहे थे। तो ये बहुत अरसे के बाद ये पहला मौका है कि जब सीआरपीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस भी इस विवादित परिसर की ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में लगाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कल बनारस की कोर्ट का ये आदेश आया था, क्योंकि जो वादी पक्ष है उसने ये गुहार लगाई थी कि जो मस्जिद का वजू खाना है वहां से शिवलिंग मिला हुआ है, इसलिए वहां पर उस जगह को सील कर दिया जाए और वहां किसी से छेड़छाड़ की गुंजाइश ना हो, इसलिए पुलिस की भी तैनाती की जाए। तो इस बात पर अमल करते हुए कोर्ट के आदेश को मानते हुए जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके दखल पर वहां पर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। यानी साफ कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी परिसर में आज माहौल बदला हुआ है। अरसे बाद ऐसा हुआ है जब ज्ञानवापी परिसर में सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। हालांकि लोगों के अंदर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मैं अब से कुछ देर पहले खुद ही अंदर से होकर के आया हूं। इसलिए एबीपी गंगा के दर्शकों को साफ तौर पर यह जानकारी दे दूं कि मस्जिद में लोगों के दाखिल होने पर कोई रोक नहीं है। एक और अहम बात की सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि जब वजू खाने को सील कर दिया गया है तो नमाज पढ़ने के लिए जो नमाजी आएंगे वो वजू कैसे करेंगे। तो मस्जिद के आंगन में मुझे आज नीले रंग के 2 ड्रम नजर आए और संभवतः उसमें पानी भरा रहा होगा। और ये कवायद इसलिए की गई कि दोपहर यानी अब से कुछ देर बाद जब जोहर की नमाज होगी, जो नमाजी आएंगे वो वजू कैसे करेंगे, तो वो पानी भरकर ड्रम में उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि जो नमाजी हैं वो आंगन के एक कोने में बैठ करके हाथ मुंह धुल सके, वजू कर सके और उसके बाद जोहर की नमाज अदा कर सकें। तो ये तमाम अपडेट्स है। उसके बाद आपको और बता दें कि उसके बाद मस्जिद में जाने के बाद मुझे बाबा विश्वनाथ के धाम में भी जाने का मौका मिला। जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य श्रीकांत, वो मुझे अपने साथ लेकर के गए। वहां माहौल पूरी तरीके से सामान्य नजर आया, जैसे आम दिनों में होता है कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और मुख्य पुजारी श्रीकांत जी ने ही मुझे गर्भगृह तक ले जाकर दर्शन कराया। खुद अपने मोबाइल फोन ये है मोइन कि आप इस निर्देश के बाद सर्वे के पहले या सर्वे के दरमियान भी गए थे उस परिसर में ज्ञानवापी में, और अब जब ये पूरा सर्वे हो चुका है तो भी गए हैं। दोनों का अंतर भी आपने आंखों देखी बताई, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी साझा की। आपका शुक्रिया मोइन। तो हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने बताया कि किस तरीके से इस वक्त माहौल बदला दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी विधायक रामफेरन की सदस्यता खतरे में बताई जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक को तलब किया है। भाजपा विधायक पर 28 साल से दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में अभी तक वो गए ही नहीं। विधायक जी का केस अब हाई कोर्ट ने विधायक रामफेरन को 30 मई से पहले तलब कर लिया है। श्रावस्ती विधानसभा से विधायक है रामफेरन और सपा के पूर्व विधायक असलम रायनी ने यह याचिका दायर की है।
देखिए 28 साल से दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी तक एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं गए। राम फेरन ये नाम है, श्रावस्ती से विधायक हैं और सपा विधायक असलम रायनी ने ये याचिका दर्ज की है, जहां 28 साल से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं राम फेरन पर, और अब विधायक की सदस्यता पर सवाल भी उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक को तलब किया है। 28 साल से दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में अब तक गए भी नहीं हैं। अब विधायक जी का केस हाईकोर्ट ने विधायक राम फेरन को 30 मई से पहले तलब कर लिया है। इस केस को लेकर के पेश होंगे हाईकोर्ट में। श्रावस्ती विधानसभा से भाजपा विधायक हैं राम फेरन, और उनके खिलाफ सपा के पूर्व विधायक असलम रायनी ने ये याचिका दायर की है, और अब हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान भी लिया है। 30 मई से पहले तलब कर लिया है भाजपा विधायक राम फेरन को। बीजेपी से श्रावस्ती में विधायक हैं और अब 30 मई से पहले तलब कर लिया हाईकोर्ट ने। उनके खिलाफ सपा के पूर्व विधायक असलम रायनी ने यह याचिका दायर की है, और अब इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। मामला है 28 साल से दर्जनों आपराधिक मुकदमे एमपी एमएलए कोर्ट तक नहीं पहुंचे। अब विधायक जी को हाईकोर्ट पहुंचना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद तलब कर लिया है 30 मई से पहले, और ऐसे में सदस्यता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, खतरे में हो सकती है, ये भी आशंका जताई जा रही है। श्रावस्ती विधानसभा से भाजपा विधायक हैं राम फेरन और सपा के पूर्व विधायक असलम रायनी ने उनके खिलाफ ये याचिका दी है, और इस पर अब संज्ञान भी लिया हाईकोर्ट ने। 30 मई से पहले राम फेरन जो विधायक हैं श्रावस्ती से, उनको पेश होना पड़ेगा। तो देखिए बड़ी खबर लखनऊ से, खतरे में बीजेपी विधायक राम फेरन की सदस्यता। हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक को तलब कर लिया है। विधायक पर 28 साल से दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट तक नहीं गए हैं, और अब असलम रायनी ने ये याचिका दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। 30 मई से पहले पेश होंगे। तब बात करते हैं केदारनाथ धाम यात्रा की, जिस पर मौसम ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं, केदार घाटी सहित केदारनाथ धाम में लगातार बारिश होने से स्थानीय सहित श्रद्धालु भी परेशान हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरी कुंड के पास इस मार्ग के ध्वस्त होने की तस्वीर और खबर आई, जिसके वजह से सुबह के समय यात्रा शुरू नहीं हो पाई। गौरी कुंड में घंटों का जाम लगा रहा, और ये देखिए तस्वीरें। स्थानीय और श्रद्धालुओं के लिए ये बारिश परेशानी का सबब बन चुकी है, क्योंकि ये पूरा रास्ता, वैसे ही दुर्गम रास्ते होते हैं, सकरे रास्ते होते हैं, लेकिन इनके ध्वस्त होने के बाद की परिस्थिति भी आपके सामने है। ये दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सुबह से यात्रा बाधित होने के बाद की तस्वीरें हैं, जब बारिश की वजह से गौरीकुंड के पास ये रास्ता ध्वस्त हुआ, तो किस तरीके से स्थानीय लोगों के साथ जो तमाम श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, उन्हें इंतजार भी करना पड़ा, और इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ने की जुगत में फंसे लोग दिखाई दिए, और घंटों यात्रा रुकी रही। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, और उसी के मुताबिक बारिश भी दिखाई दे रही है। निचले से पर्वतीय इलाकों पर कुछ ऐसे हालात। खबर मिल रही है, कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ यात्रा रुकी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे बंद होने की वजह से यात्रा थम चुकी है। पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद ये रोड बंद हो गई है। पंचपुलिया के पास हाईवे बंद होने से यात्रा थम गई है। अब रास्ते को खोलने की कवायद जारी है। बद्रीनाथ हाईवे के बंद होने से यात्रा के थमने की खबर आ रही है। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ यात्रा रुकी हुई है। हाईवे बंद होने की वजह से यात्रा थम गई है। वजह पहाड़ी से पत्थर गिरना, और उसके बाद ये पूरा रास्ता किस तरीके से बंद हुआ है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पंचपुलिया है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पंचपुलिया के पास ही हाईवे बंद हुआ है। हाईवे के बंद होने की वजह ये बड़े बड़े पत्थर हैं जो पहाड़ी से गिरे हैं, और इस वजह से ये रास्ता बंद है, और इस बंद रास्ते ने यात्रा की रफ्तार को थाम दिया है। बद्रीनाथ यात्रा रुकी हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी से लेते हैं, और जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए, क्या रास्ता खुल चुका है या कब तक खुलेगा? अपडेट।
जी देखिए, कर्णप्रयाग के सभी पंचकुलिया के पास सड़क कटिंग का कार्य चल रहा था। इसी के तहत पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरने के चलते कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ यात्रा थम गई है और बीते 1.5 घंटे का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मार्ग नहीं खुल पाया है। हालांकि NH के द्वारा यहाँ पर मार्ग खुलने की कवायद जो है जारी है, लेकिन अभी भी सड़क के दोनों लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन लोग यहाँ पर सड़क खुलने का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जितेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ये बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिरे हैं और अब हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते को साफ किया जाए, लेकिन इस दरमियान लगभग 4 घंटे से हमारे सहयोगी से जानकारी लेते हैं। अब जितेंद्र, कब से बंद है ये रास्ता? जी देखिए, मार्ग बंद होने की अगर हम बात करें तो 10:15 बजे ये मार्ग बंद हो गया था। सड़क कटिंग के चलते जो पहाड़ी से जो चट्टान टूटकर आई, इसके चलते बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिर गए थे और सड़क मार्ग के दोनों साइड लंबी लंबी कतारें, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें दोनों साइड यहाँ पे लग गई है। और जो चारधाम यात्रा करने वाले, बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले लोग और बद्रीनाथ यात्रा से आने वाले लोग यहाँ पर जाहिर तौर पर एक ही रास्ता है और दोनों ही प्रभावित होंगे, जाने वाले आने वाले। देखना होगा कि कब ये रास्ता क्लियर होता है, खुलता है। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। कौशाम्बी से बड़ी खबर है। चूल्हे की चिंगारी से मकान में आग की खबर है और आग की चपेट में आने से मासूम सहित 4 लोग झुलस गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, 2 लोगों की मौत भी हुई है। चरवा थाना क्षेत्र के बलीपुर टाटा की ये तस्वीर है। देखिए, गर्मी इतनी है कि आग की एक चिंगारी ने पूरे घर को जद में लिया और सिर्फ घर को ही नहीं, इस घर में रहने वाले जो 4 लोग हैं वो बुरी तरीके से झुलसे हैं। 2 बच्चों की मौत की भी खबर है। तो सुन सकते हैं ये चीख पुकार। चरवा थाना क्षेत्र के बलीपुर टाटा से ये तस्वीरें आई हैं। कौशाम्बी में है ये। चूल्हे की चिंगारी से पूरा घर आग के हवाले। आगे बढ़ते हैं, आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो बताती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया दबंग इनकी उल्टी गिनती कैसे शुरू हो चुकी है। क्योंकि गाजियाबाद में 10 सालों तक जिस जमीन पर गुंडों ने कब्जा जमा के रखा था, उस हम बहुत परेशान हो गए थे, कोई नहीं सुन रहा था। तो हम फिर कप्तान साहब के पास रिक्वेस्ट लेके गए तो उन्होंने बोला समाधान समारोह में आना। तो आज हम समाधान समारोह में गए। उन्होंने तत्काल आदेश दिए सिस्टम को, टीम को, और टीम यहाँ पर आई है। ये खेत जुतवाया गया है, वो उसका बोंगा हटवाया है और इस खेत पर हमारा कब्जा हमें दिलवाया गया है। जाहिर है, अपनी ही जमीन पर कब्जे का दंश पीड़ित परिवार गुजरे 10 सालों से झेलता रहा। ऐसे में चुटकियों के अंदर इंसाफ मिल जाए तो उम्मीद की एक रोशनी दिखाई देती है। यही वजह है अब पीड़ित के गांव में पुलिस की काफी तारीफ हो रही है। मसूरी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था थाने पर, जिसमें जिलाधिकारी महोदय तथा एसएसपी गाजियाबाद महोदय भी उपस्थित थे। उसी समय ये प्रकरण संज्ञान में आया कि एक जो है अपने आप को दबंग समझने वाले व्यक्ति ने एक गरीब विधवा महिला तथा उसके बेटियों को उसकी ज़मीन पर जो है किसी प्रकार कृषि कार्य होने से अवरोध उत्पन्न करता था, जिसका जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल संज्ञान लिया और उसके बाद उस खसरे पर जो अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा था आजाद चौहान नाम के व्यक्ति का, उसका हस्तक्षेप हटाया गया। ये शासन का वो योगी मॉडल है जिसका मकसद आम लोगों के दिलों में कानून के राज का भरोसा पैदा करना है, जबकि गुंडे माफिया और दबंगों के मन में कार्रवाई का खौफ बनाए रखना है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर से खबर मिल रही है, रोड पर शव रखकर जाम लगाने की खबर है ये, जहां ग्रामीणों ने मिर्जापुर सोनभद्र रोड को जाम कर दिया है। युवक का शव मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है और घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। देहात कोतवाली थाना के मुहकुचवा क्षेत्र के जसोहर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। युवक का शव मिलने के बाद से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और खबर यह मिल रही है कि इन्होंने हाईवे को जाम कर दिया है। मिर्जापुर सोनभद्र रोड जाम बताई जा रही है। ग्रामीणों ने शव को रख करके रोड को जाम कर दिया है। ग्रामीणों का रोष
देखिए तस्वीरें भी आ गई। देखिए पुलिस भी नजर आ रही है, मौके पर समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन शव को बीच में रख करके ग्रामीण अड़े हुए हैं और ये रास्ता ब्लॉक है।